वेलकम टू सीधी शिक्षा मैं डिनिशा सर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 13 चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी देखने वाले हैं नाभिकीय संलयन। इससे पहले नाभिकीय विखंडन के बारे में हम लोग देखे थे, जिसकी प्रक्रिया को हम लोग वहां पर देखे थे क्लियर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय संलयन क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले। तो चलिए देखते हैं भाई, नाभिकीय संलयन में हम लोग जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक को संयुक्त होकर के जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक को संयुक्त होकर के नया नाभिक बनाते हैं, नया नाभिक बनाते हैं भाई। देखिए यहाँ से हमारा पास जो कॉन्सेप्ट है वो है आप लोगों का नाभिकीय संलयन का। तो नाभिकीय संलयन के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं। चलिए नाभिकीय संलयन, ये नाभिकीय संलयन के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं। जब दो हल्के परमाणु, यहाँ पर देखिए, जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त से, मान लेते हैं कि दो हल्के नाभिक के परमाणु हैं, दो हल्के परमाणुओं के हल्के परमाणुओं के माना कि दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के, नाभिक यहाँ पर क्या हो जाते हैं भाई, संयुक्त हो जाते हैं। नाभिक यहाँ पर क्या हो जाते हैं, संयुक्त। नाभिक यहाँ पर क्या हो जाते हैं, संयुक्त। नाभिक क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के, जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के, ठीक है, जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के नया नाभिक बनाते हैं, देखिए नाभिकीय संलयन के बेस पे होता है। नाभिकीय संलयन के बेस पे हम लोग किस चीज़ को कहते हैं, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के नया नाभिक बनाते हैं, नाभिक संयुक्त होकर के यहाँ पर एक नया नाभिक बनाते हैं भाई, नया नाभिक बनाते हैं यहाँ से। तो इस चीज को देखते हैं नाभिकीय संलयन के बेस पे। जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर एक नया नाभिक बनाते हैं तो नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। तो नए नाभिक का द्रव्यमान, इस नए नाभिक का ये यहाँ पर जो द्रव्यमान होता है भाई, इस नए नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वह संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमानों के, नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से, इनके योग से क्या होता है, कम होता है। इनके योग से क्या होता है, कम होता है। मान लेते हैं कि C और D संयोग कर रहे हैं, तो C और D से आप लोगों को जो बनेगा E, ये आप लोगों से कम रहेगा ये, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के बेस पे रहेगा। तो नाभिकीय संलयन के बेस पे इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वन बाय वन करके, कि जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के नया नाभिक बनाते हैं तो नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। तो जब हल्के परमाणु के बेस से हम लोग इस चीज़ को लेते हैं, जो कि हल्के परमाणु के बेस रहेगा, तो हल्का अणु इस तरीके से बनेगा भाई, जो कि अणु के बेस पे होता है और परमाणु के बेस पे होता है। यह किसके बेस पे होता है, अणु और परमाणु के बेस पे होता है। और जब छोटे छोटे अणु इस तरीके से रहते हैं, छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं भाई, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इस तरीके से ये देखिए, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, आप लोगों के पास परमाणु होते हैं। इस तरीके से ये छोटे छोटे आप लोगों के पास परमाणु होते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं, ये परमाणु के केंद्रीय भाग में जो नाभिक होता है, इस परमाणु के जो केंद्रीय भाग होता है भाई, इस परमाणु के क्या होता है, जो केंद्रीय भाग होता है, इस परमाणु के क्या होता है, जो आप लोगों के पास केंद्रीय भाग होता है, इस केंद्रीय भाग में जो नाभिक होता है, इस नाभिक में क्या होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इस केंद्रीय भाग में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। पहला न्यूट्रॉन होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन आपका क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन आपका धनावेशित, न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, अनावेशित होता है। और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित। प्रोटॉन क्या होता है आप लोगों का, धनावेशित, ठीक है, ये आप लोगों का धनावेशित होता है। तो नाभिक के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे। ये न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, मतलब Ne⁴ के बेस पे रहता है। ये आप लोगों का Ne पॉजिटिव के बेस पे रहता है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या होती है, आप लोगों की ऋण आवेशित होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, आपकी ऋण आवेशित होती है। इलेक्ट्रॉन आपकी क्या होती है, ऋण आवेशित होती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होती है, आपकी ऋण आवेशित होती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको वन बाय वन करके देखते जाते हैं। तो नाभिकीय संलयन के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। नाभिकीय संलयन में हल्के परमाणु नाभिक संयुक्त होते हैं, जिसके कारण यह नया नाभिक बनाते हैं, जिसके कारण यह द्रव्यमान E के बेस पे होता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को बताते हैं कि नाभिकीय संलयन के बेस पे कि
कि नाभिकीय संलयन के बेस पे जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के नया नाभिक बनाते हैं तो नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से क्या होता है, कम होता है। तो जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक यहाँ से देखिए, जब दो हल्के परमाणुओं के जो नाभिक होता है वह संयुक्त होकर के नया नाभिक बनाता है, संयुक्त होकर के क्या बनाता है, नया नाभिक बनाता है। तो नए नाभिक में यहाँ से देखिए, तो नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले, तो नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमानों के, ठीक है। यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के नया नाभिक बनाते हैं तो नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है, के योग से क्या होता है, कम होता है, से योग से कम होता है। लेकिन द्रव्यमान की यह क्षति, लेकिन द्रव्यमान की यहाँ पर जो क्षति होती है भाई, द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E=mc² के अनुसार ऊर्जा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। यह ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अतः इस प्रक्रिया में, ठीक है, इस पूरे प्रक्रिया में क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है भाई, विमुक्त होती है। और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग, पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये आप लोगों के नाभिकीय संलयन के माध्यम से जाना जाता है। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग नाभिकीय संलयन के बेस में देखते हैं कि जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के नया नाभिक बनाते हैं तो नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से क्या होता है, कम होता है। क्लियर। तो यहाँ पर जब भी आप लोग दो हल्के नाभिक के बेस पे लेते हैं, चाहे वो नाभिक किसी के बेस पे हो भाई, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है वो किस तरीके से होते हैं, लेकिन आप लोगों को यही बोल रहा है कि जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक को संयुक्त होकर के नया नाभिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नया नाभिक बनाते हैं, तो नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से क्या होता है, कम होता है। तो द्रव्यमान की बेस में यह क्षति क्या होती है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन समीकरण के बेस में हम लोग यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं, आइंस्टीन समीकरण के बेस में हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को जानते हैं। यहाँ से क्या जानते हैं, देखिए इस चीज़ को आइंस्टीन के बेस से हम लोग जानते हैं, द्रव्यमान के आइंस्टीन के बेस पे हम लोग, समीकरण के बेस पे हम लोग जानते हैं ऊर्जा समीकरण उसका जो होता है, आइंस्टीन समीकरण जिसको ऊर्जा समीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्जा समीकरण बोलते हैं। ऊर्जा संबंध E= क्या होता है, mc² होता है, E= mc² के स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E= ये आप लोगों के एनर्जी के बेस पे होता है, ऊर्जा के बेस पे, एनर्जी के बेस पे, ये मास द्रव्यमान के बेस पे, ये c प्रकाश के वेग के बेस पे होता है, c के बेस पे प्रकाश की चाल के बेस पे होता है ये, ठीक है। तो ऊर्जा के रूप में यह परिवर्तित हो जाता है तथा इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इस मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, बहुत मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊर्जा यहाँ से क्या होती है भाई, विमुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन, जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के नया नाभिक बनाते हैं, जब दो हल्के परमाणु, यहाँ से देखिए, जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के नया नाभिक बनाते हैं तो नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E=mc² के अनुसार क्या होती है, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अतः इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है तथा इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन, इस पूरे प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस पूरे प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो जब भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभिकीय संलयन क्या होती है, इसको परिभाषित कीजिए बोल के, तो आप लोग क्या लिखोगे कि जब दो हल्के परमाणुओं को, नाभिक को हम लोग संयुक्त करते हैं तो उसमें जो नया नाभिक बनता है तो नए नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो संयोग होने वाले द्रव्यमानों के योग से क्या होता है, कम होता है, जिसमें द्रव्यमान के क्षति आइंस्टीन समीकरण के ऊर्जा संबंध जो E=mc² के बेस पे होता है उस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय
नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में किया था, जिसके अंतर्गत द्रव्यमान आइंस्टीन ने भी बहुत सारे समीकरण दिए थे, जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के बेस पे E = mc² के बेस पे इस समीकरण के बेस पे दिया गया था। क्लियर? तो ये आप लोगों के नाभिकीय संलयन के बेस पे है। किसके बेस पे है? ये आप लोगों के नाभिकीय संलयन के बेस पे है। तो जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक को, जब हम दो हल्के परमाणुओं के जो नाभिक होते हैं उसको संयुक्त कर लेते हैं तो नाभिक के बेस पे होता है। तो नाभिक के बेस पे जब हम इस चीज़ को यहाँ से करते हैं, इसमें जो द्रव्यमान होती है, अणु भी होती है भाई, इसके अनुसार ये आगे चल करके किस तरीके से कार्यरत होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर तो जो नाभिक के बेस पे आप लोगों का द्रव्यमान जो होता है, विखंडन जो होता है, वह किस तरीके से क्रियाशील होता है भाई, इस चीज़ को तो आप लोग देख ही चुके हैं। अब इसका आगे के कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, इसका आगे का कंटेंट किस तरीके से होता है इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से हम लोग देखिए, इसका आगे के कंटेंट के बेस पे हमारे पास इस तरीके से होता है, जो आप लोगों के यहाँ पर इस बेस पे होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, जो आप लोगों के नाभिक है, इस तरीके से आप लोगों के क्या है, जो नाभिक है, यहाँ पर ये नाभिक के बेस पे है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आप लोगों का न्यूट्रॉन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, चैडविक ने खोज की थी इसकी, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये आप लोगों के चैडविक भाई साहब है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे थॉमसन ने की थी, ठीक है, ये थॉमसन ने की थी। अब यहाँ पर क्या होता है, नाभिक के बेस में जो होता है, यहाँ पर जो ऋण आयनों की संख्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, जो ऋण आयनों की संख्या होती है, ऋण आयनों की जो संख्या होती है भाई, ऋण आयनों की जो संख्या होती है वह धन आयनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। वह धन आयनों की संख्या की, धन आयनों की संख्या की, धन आयनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। इस चीज़ को देखिएगा, ऋण आयनों की संख्या बराबर धन आयनों की संख्या, इससे क्या होती है, बराबर होती है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम लोग बोला जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। तो नाभिक के बेस पे ये दोनों जो अणु और परमाणु के बेस पे रहते थे, यहाँ पर जो कि पॉजिटिव बेस पे आते थे, यहाँ पर अगर हम इस दोनों चीज़ों को बेस पे हम लोग यहाँ से निकाल रहे थे, तो यहाँ से दो तरीके से निकाल रहे थे। इस तरीके से अवस्था के बेस पे निकाल रहे थे, ए के बेस पे निकाल रहे थे, और किसके बेस पे निकाल रहे थे, बी के बेस पे निकाल रहे थे, जिसमें नाभिक के बेस पे आप लोगों के पास में इस तरीके से अटैचमेंट रहता था। क्लियर? नाभिक के बेस पे ये आप लोगों का पहला नाभिक ए है, ये नाभिक ए है मान लेते हैं, और ये नाभिक क्या है, बी है। ये नाभिक क्या है, बी है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो न्यूट्रॉन है भाई, यहाँ पर क्या है, जो न्यूट्रॉन है, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है भाई, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो अणु और परमाणु के बेस में होता है, तो यहाँ से जो संयोग करने वाला जो रहता है हल्के परमाणु के बेस पे, वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के बेस पे ए और बी है। यहाँ पर आप लोगों का न्यूट्रॉन जो आता है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों का जो क्या आता है, न्यूट्रॉन आता है। यहाँ पर आपका आ गया न्यूट्रॉन आ गया, यहाँ पर आपका प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉनों की संख्या। ये आप लोगों के क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से चक्का लगा रहा है भाई, ये आप लोगों के क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई, ये प्रोटॉनों की संख्या हो गया। इसी के बेस पे यहाँ पर भी आप लोगों के दो तरीके से इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगा, और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक्का लगा रहा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ये चक्का लगा रहा है। देखिए, यहाँ से ये चक्का लगा रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बेस पे आ जाएगा। तो धन आवेश के माध्यम से ये आपका हो जा रहा है, और ऋण आवेश के माध्यम से हो जाएगा। मतलब जितना आप लोगों के द्रव्यमान परमाणु में जो नाभिक में स्थित ऋण आयनों की संख्या जितनी है, उतनी धन आयनों की संख्या भी जितनी है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। और जब हम दो हल्के परमाणु के नाभिक को संयुक्त होकर के नया नाभिक बनाते हैं, तो नए नाभिक के द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कम होता है। चूँकि द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E = mc² के अनुसार
ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अतः इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है और इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो जब भी नाभिकीय संलयन के बेस में आप लोगों के पास एग्जाम में आता है तो आप लोग इसको इस तरीके से परिभाषित कीजिएगा कि जिस तरीके से हल्के परमाणु को नाभिक से संयुक्त होकर के हम जब नया नाभिक बनाते हैं तो नया नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वह संयुक्त होने वाले द्रव्यमानों के जो द्रव्यमान होते हैं उनसे उनके योग से क्या होती है, कम होती है। इस पर हमारे आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था ऊर्जा संबंध में E=mc² के बेस पे दिया गया था, जिसके अनुसार अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा क्या हो जाती है, विमुक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन भी आगे बढ़ती है, जिसको हम लोग नाभिकीय संलयन के माध्यम से जानते हैं। तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से हम हल्के परमाणु, नाभिक संयुक्त, नया नाभिक, द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान अनुपाति क्या होती है, अणु क्या होती है, परमाणु क्या होती है, इसके बेस में हम लोगों ने इस चीज़ को किया है, कवर अप किया है। तो यहाँ से आप लोगों का जो नाभिक होता है, जो द्रव्यमान होता है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है या तो इलेक्ट्रॉन के बेस में जो आयन के बेस में होता है, इलेक्ट्रॉन के बेस में होता है, या फिर प्रोटॉन के बेस में होता है, या फिर न्यूट्रॉन के बेस में होता है, या फिर किसके बेस में होता है, न्यूट्रॉन के बेस पे होता है, इलेक्ट्रॉन के बेस में या प्रोटॉन के बेस में या फिर न्यूट्रॉन के बेस में होता है। तो इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके कवर अप करते जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बेस में होता है या तीनों बेस में अलग अलग होता है। अब यहाँ पर देखिए आयनों के बेस में बोलते हैं, आयन किसको बोलते हैं देखिए। अब यहाँ पर देखिए प्रबल के बेस पे ये आप लोगों का ए है, ये आप लोगों का बी नाभिक है, ये आप लोगों का ए नाभिक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्का लगा रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। मान लेते हैं कि बी के पास भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आप लोगों की 6 है, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, +6 है। लेकिन मान लेते हैं कि बी वाला ज़्यादा प्रबल है, ए से बी वाला ज़्यादा प्रबल है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रिया करने के बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से -5, और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, +6। सॉल्व करेंगे तो कितना, 6 में 5 जाएगा, तो एक यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया देखिए। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक और आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, -7, और प्रोटॉन कितना है, +6। सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा। मतलब देखिए जो इलेक्ट्रॉन त्यागा वो धन आयन की प्रवृत्ति हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वह ऋण आयन की प्रवृत्ति ये ऋण आयन और ये आप लोगों की धन आयन। तो ये धन आयन की प्रवृत्ति हो गई, ये आप लोगों की ऋण आयन की प्रवृत्ति हो गई। तो धन आयन की प्रवृत्ति के बेस पे हम लोग देखते हैं, और ऋण आयन की प्रवृत्ति के बेस में देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो आप लोगों का धन आयन की प्रवृत्ति होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आयन की प्रवृत्ति होती है। तो धन आयन ऋण आयनों में किसकी कौन भारी होता है, तो इसमें ऋण आयन भारी होता है, क्योंकि उसमें और एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है भाई, तो उसका तो वजन ज़्यादा ही होगा ना, उसका भार, ठीक है, किसकी अपेक्षा, धन आयन की अपेक्षा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आयन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आयन होता है। धन आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तब धन आवेश होता है। ऋण आयन कब हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। मतलब जो धनी रहता है वो धन आवेश है, और जो ऋणी रहता है वो ऋण आवेश है। जो धनी रहेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो प्रोवाइड करेगा उसको, और सामने वाले के पास कम रहेगा तभी तो ऋणी रहेगा, एक दूसरे के पास से वहाँ से लेंगे। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो ऋण आवेश। जो धनी है वो धन आवेश, जो ऋणी है वो ऋण आवेश। तो ये आप लोगों के नाभिक के बेस में होता है, जो कि जो प्रत्येक पदार्थ जो होती है वह अणुओं से मिलकर के बने होती है, और जो अणु होती है वह छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बने होती है। परमाणु के केंद्रीय भाग पर नाभिक स्थित होता है। नाभिक पे 2 पार्टिकल्स आपके मौजूद होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, जबकि प्रोटॉन क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अनावेशित होते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहता है भाई। तो इस बेस पे हम लोगों ने नाभिकीय संलयन को देखा। इसके अकॉर्डिंग में जब हम लोग इसको अणु के रूप में या परमाणु के रूप में जब इसको क्रिया कराते हैं पदार्थ के रूप में, तो इसकी जो संलयन होती है वह ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण E=mc² के तुल्य होती है, जहाँ पर उसके द्रव्यमान और प्रकाश की चाल और वहाँ पर जो ऊर्जा उसकी होती है, एनर्जी होती है, वह अलग अलग तरीके से होती है। ये अलग अलग पदार्थ के बेस पे अलग अलग होती है, अलग अलग तापमान के हिसाब से भी यह अलग अलग होती है। तो जिसके कारण इसमें नाभिकीय संलयन में क्या होती है कि अगर हम लोग 2 हल्के परमाणु के नाभिकों को लेते हैं और उसका आपस में संयोग करते हैं, तो जो नया नाभिक बनता है वह पुराने वाले 2 नाभिकों के योग के द्रव्यमानों से क्या होती है, कम होती है। जबकि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में जो वही आप लोगों का जो नाभिक होता है वही क्रिया करके उसको विभक्त कर देता है, मतलब 2 पार्टों में विभक्त कर देता है। जबकि नाभिकीय संलयन में दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और बन रहे हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में जो है वास्तव में वही वहां से क्या हो जाता है, टूट रहा है भाई, मतलब विखंडित हो जा रहा है। तो नाभिकीय संलयन के बेस पे आप लोग इस चीज को बता सकते हैं, नाभिकीय संलयन होना मतलब जुड़ना, संलग्न होना, ऐसा टाइप से। अब विखंडन मतलब क्या होता है, विभाजित होना। विभाजित किस तरीके से हो रहा है इसको भी आप लोग जान रहे हैं। तो नाभिकीय संलयन के बेस पे आप लोगों ने इसको देखा, और नाभिकीय विखंडन के बेस पे भी इस दोनों को देखा। तो ये जब 2 हल्के परमाणु के नाभिक संयुक्त होकर के बनाते हैं तो ये दोनों के बेस पे आप लोगों के पास आते हैं। तो ये नाभिकीय संलयन के बेस पे हो गया। आगे का कंटेंट को देखते हैं। नाभिकीय संलयन हेतु शर्तें, नाभिकीय संलयन हेतु क्या क्या शर्तें हैं इस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे कि नाभिकीय विखंडन के लिए शर्त था ना, उसी प्रकार यहाँ पर नाभिकीय संलयन के लिए भी है। नाभिकीय
संलयन, नाभिकीय संलयन हेतु सूत्र, नाभिकीय संलयन का सूत्र यहाँ पर शर्तें होती है, इस चीज़ को देखते हैं। नाभिकीय संलयन की शर्तें जो है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। नाभिकीय संलयन की शर्तें को देखते हैं यहाँ से, नाभिकीय संलयन की शर्तें को यहाँ से देखते हैं किस तरीके से होता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो इसका शर्त किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसका शर्त किस बेस पे होता है इस चीज़ को देखते हैं, नाभिकीय संलयन के बेस पे। चलिए तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। नाभिकीय संलयन हेतु शर्तें, नाभिकीय संलयन हेतु क्या क्या शर्तें होती हैं इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। नाभिकीय संलयन हेतु शर्तें, नाभिकीय संलयन हेतु शर्तें होती है। गतिज ऊर्जा संलयन क्रिया में, गतिज ऊर्जा संलयन अभिक्रिया में देखिए क्या ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई, देखिए गतिज ऊर्जा यहाँ से आप लोगों के पास में है, क्या है, गतिज ऊर्जा है, और इस पर एक संलयन क्रिया भी है। इस पर एक क्या है भाई आप लोगों की, संलयन क्रिया भी है। गतिज ऊर्जा, इस पर संलयन क्रिया है। भाग लेने वाले नाभिक धन आवेशित होते हैं, भाग लेने वाले नाभिक, इस पर जो नाभिक होते हैं वो क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। नाभिक क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। तो नाभिकीय संलयन हेतु शर्तें के बेस में देखते हैं। गतिज ऊर्जा में संलयन क्रिया में भाग लेने वाले, गतिज ऊर्जा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। देखिए गतिज ऊर्जा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि गतिज ऊर्जा संलयन क्रिया में, गतिज ऊर्जा संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक धन आवेशित होते हैं। भाग लेने वाले नाभिक क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। भाग लेने वाले नाभिक क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। तो गतिज ऊर्जा संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। गतिज ऊर्जा संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को बोल सकते हैं, गतिज ऊर्जा संलयन क्रिया में नाभिक क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। इसमें जो भी नाभिक आप लोगों के भाग लेते हैं, जो भी, चाहे वह न्यूट्रॉन के बेस पे हो, चाहे वह प्रोटॉन के बेस पे हो, चाहे किसके बेस पे हो, चाहे वह न्यूट्रॉन के बेस पे हो, चाहे वह प्रोटॉन के बेस पे हो, चाहे वह प्रोटॉन के बेस पे हो, चाहे वहाँ पर अनावेशित हो, चाहे वह अनावेशित हो, चाहे वह क्या हो, धनावेशित हो, चाहे वह धनावेशित हो। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर अगर नाभिक के बेस पे होता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति होती है, यहाँ पर जो किसकी प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रवृत्ति होती है, जो कि क्या होती है, ऋण आवेशित होती है। इलेक्ट्रॉन की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, ऋण आवेशित होती है। ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन की जो प्रवृत्ति होती है क्या होती है, ऋण आवेशित होती है। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि नाभिकीय संलयन हेतु जब हम इसका शर्त के माध्यम से देखते हैं, शर्तों के माध्यम से यह किस प्रकार से होता है बोल के, तो यहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन हेतु शर्तें के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक धन आवेशित होते हैं। गतिज ऊर्जा संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक धन आवेशित होते हैं जब दोनों नाभिक निकट आते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भाग लेते हैं तो जब दोनों नाभिक निकट आते हैं, जब दोनों नाभिक क्या आते हैं, निकट आते हैं, जब दोनों नाभिक क्या आते हैं, निकट आते हैं। यहाँ से देखिए, जब दोनों नाभिक आपस में क्या आते हैं, निकट आते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं कि जब दोनों नाभिक इस तरीके से निकट में आते हैं भाई, यहाँ से जब मान लेते हैं कि जब दोनों नाभिक क्या होते हैं, निकट में आते हैं, इस तरीके से जब दोनों नाभिक आप लोगों के इस तरीके से निकट में आ रहे हैं, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से देखिए। तो जब दोनों नाभिक आपस में क्या होते हैं, निकट में आते हैं, ये पहला ए वाला है, ये बी वाला है, ठीक है, यहाँ पर एक नाभिक है और ये भी एक नाभिक है भाई। क्लियर, ये वाला नाभिक, ये वाला नाभिक, ये वाला नाभिक, ये वाला नाभिक, दोनों के बेस पे है। यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर, तो चलिए ये वाले नाभिक के बेस में जो आता है यहाँ पर, क्लियर, उस बेस पे यहाँ पर ये कितना होता है, ए के बेस पे होता है कि बी के बेस पे होता है कि सी के बेस पे होता है कि डी के बेस पे होता है, इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर, तो जब दोनों नाभिक आपस में क्या होते हैं, निकट आते हैं, जब दोनों नाभिक आपस में क्या होते हैं, निकट आते हैं, जब दोनों नाभिक निकट आते हैं तो उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। तो गतिज ऊर्जा के माध्यम से हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा के माध्यम से कि संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक, संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक धन आवेशित होते हैं। संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। और जब दोनों नाभिक निकट आते हैं, और जब दोनों नाभिक क्या आते हैं, निकट आते हैं, और जब दोनों नाभिक क्या आते हैं, निकट आते हैं, तो उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण, तो उनके मध्य जो प्रबल प्रतिकर्षण, यहाँ पर जो निकट आते हैं देखिए,
यहाँ पर जब निकट आते हैं, जब दोनों नाभिक निकट आते हैं तो उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण होता है। उनके मध्य क्या होता है? प्रबल प्रतिकर्षण। इनके मध्य यहाँ पर होता है प्रबल प्रतिकर्षण। इनके मध्य क्या होता है? प्रबल प्रतिकर्षण। इनके मध्य क्या होता है? प्रबल प्रतिकर्षण होता है और बल कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, अगर इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, यहाँ पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है भाई, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इस प्रतिकर्षण बल, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, विरुद्ध, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भाई, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, क्लियर। यहाँ पर देखते हैं इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए, विरुद्ध संलयित होने के लिए, क्लियर। क्या के लिए? संलयित होने के लिए। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए, संलयित होने के लिए, किस लिए? संलयित होने के लिए। संलयित होने के लिए नाभिकों की गतिज ऊर्जा, नाभिकों की गतिज ऊर्जा, नाभिकों की यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होती है भाई, नाभिकों की क्या होती है? यहाँ से जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? जो नाभिकों की गतिज ऊर्जा होती है, यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। नाभिकों की जो गतिज ऊर्जा होती है, नाभिकों की गतिज ऊर्जा, नाभिकों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो नाभिकों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह इस तरीके से होती है कि गतिज ऊर्जा संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक धन आवेशित होते हैं जब दोनों नाभिक के निकट आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, दोनों जब नाभिक ए वाला नाभिक है, मान लेते हैं ये बी वाला नाभिक है, ए वाला नाभिक जब बी वाले नाभिक के निकट आते हैं तो उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल होता है। एक दूसरे के बेस पर रिपल करते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं? यहाँ से प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? ये प्रतिकर्षित करते हैं भाई, एक दूसरे से क्या करते हैं? ये आप लोगों के प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए नाभिकों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होती है उसको बहुत अधिक होनी चाहिए। आप लोगों के पास जो काइनेटिक एनर्जी है भाई, यहाँ से जो आप लोगों के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है उसको हाई पावर में होना चाहिए। जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किस में होना चाहिए? हाई पावर के बेस पे होनी चाहिए, क्लियर। इस काइनेटिक एनर्जी को किस पे बेस पे होना चाहिए? हाई पावर के बेस पे होना चाहिए, क्लियर। हाई पावर के बेस पे होना चाहिए इस काइनेटिक एनर्जी को, क्लियर। यहाँ पर ये हाई पावर के बेस में हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, हाई पावर के बेस पे हो जाता है, क्लियर। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख, गतिज ऊर्जा। संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक धन आवेशित होते हैं और जब दोनों नाभिक के निकट आते हैं तो उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए नाभिकों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होनी चाहिए। गतिज ऊर्जा को क्या होनी चाहिए? बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए भाई। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी वह बहुत अधिक ही मात्रा में होगी, तो यह बहुत ही अधिक मात्रा में ये यहाँ पर करेगी। तो यहाँ पर अब नाभिकीय संलयन है तो ये प्रथम समीकरण और प्रथम शर्त के अनुसार में आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना है भाई कि यह किस तरीके से होती है, इसकी प्रवृत्ति किस तरीके से होती है, इसके प्रमाण किस तरीके से होती है, इसकी शर्तें किस तरीके से काम आती है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नाभिकीय संलयन है तो शर्तें में गतिज ऊर्जा संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक, गतिज ऊर्जा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। देखिए, संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक, संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक धन आवेशित होते हैं। संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक धन आवेशित होते हैं जब दोनों नाभिक निकट आते हैं। जब दोनों नाभिक क्या आते हैं? निकट आते हैं तो उनके मध्य, जब दोनों नाभिक क्या आते हैं? निकट आते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल क्या करने लगता है? कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए, संलयित होने के लिए नाभिकों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। नाभिकों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो नाभिकीय संलयन है तो शर्त के अनुसार से हम लोग ये चीज़ को जानते हैं भाई कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा में जो संलयन क्रिया होती है उस संलयन क्रिया में भाग लेने वाले नाभिक का हमेशा क्या होते हैं? धनावेश होते हैं और ये धनावेशित होते हैं। और जब दोनों नाभिक निकट आते हैं, और ये जब दोनों नाभिक किस में आते हैं? निकट आते हैं, तो उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो संलयित होने के लिए जो नाभिक की गतिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है? बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। यह क्या होती है? बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। तो नाभिकीय संलयन के बेस पे आप लोगों का जो फर्स्ट शर्त है इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये शर्त के मुताबिक में आता है कि गतिज ऊर्जा नाभिकीय क्रिया में किस तरीके से होती है, नाभिकीय संलयन में किस प्रकार से होती है, इसकी गतिज ऊर्जा के बेस पे यह किस प्रकार से आता है, इसकी संलयन क्रिया में यह किस प्रकार से काम आता है, इस भाग वाले नाभिक धनावेशित में किस तरीके से होती है। जब दोनों नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनकी परिस्थितियां किस बेस पे होती है, उनके मध्य के प्रबल प्रतिकर्षण बल का मान किस तरीके से होता है, नाभिकीय
नाभिकीय संलयन के बेस पे ये चीज़ आती है। तो इस चीज़ को हम लोग नाभिकीय संलयन हेतु किया जाता है, जिसको गतिज ऊर्जा के माध्यम से हम लोग जानते हैं, संलयन क्रिया के माध्यम से जानते हैं। तो ये था हमारा अभी नाभिकीय संलयन है, तो ये शर्तें था। इसके बाद वाले जो वो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इस क्लास को हम लोग यही नाभिकीय संलयन के बेस पे खत्म करते हैं। इसके जो नेक्स्ट कंटेंट है कि इसके बाद जो नाभिक की अवधारणा क्या आती है, उस नाभिक की अवधारणा के बेस पे हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ओके, बाय।